नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं एमएलटी कॉलेज सहरसा के इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज की इस ई लर्निंग कक्षा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के ऊपर चर्चा करेंगे। मध्यकालीन इतिहास में तुगलक वंश का एक शासक जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक है, इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय होगा मोहम्मद बिन तुगलक का राजत्व सिद्धांत। यह टॉपिक DN मंडल विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं को पढ़ना है। मतलब BA पार्ट 2 के सिलेबस में यह शामिल है। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज़ शाह तुगलक के बारे में पढ़ने को, खासकर उनके सुधार के बारे में हम लोग आज मोहम्मद बिन तुगलक के राजत्व सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि राजत्व सिद्धांत है क्या। राजत्व का मतलब हुआ शासन करने का जो आधार होगा, जिस आधार पर अपने शासन के रूपरेखा तय की जाती है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं आधुनिक समय में कि हर राजनीतिक दल अपना एजेंडा चुनाव में पेश करता है या सरकार बनाने के बाद अपना एक एजेंडा तय करता है कि हमारे शासनकाल में हमारी सरकार ये कामों को करेगी, इस आधार पर ये कामों को करेगी। तो हमारे यहाँ अभी मॉडर्न में आधुनिक काल में कोई देवीय सिद्धांत सत्ता प्राप्ति के लिए काम नहीं करता है, बल्कि हम लोग प्रजातांत्रिक जीवन में जी रहे हैं, जहाँ सत्ता प्राप्ति का आधार केवल वोट है, चुनाव। मतलब चुनाव के आधार पर सरकारें बदलती है और सरकार को सत्ता हासिल करने के लिए जनता के पास वोट लेने के लिए, मतलब जनता की इच्छा को जानने के लिए जाना पड़ता है। उसका कार्यकाल निश्चित होता है। निर्धारित कार्य अवधि के बाद, काल अवधि के बाद वो जनता के पास जाती है और अपने नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के सामने रखती है और उसके आधार पर जनता से सरकार बनाने के लिए आवश्यक वोट की मांग करती है। जनता अगर उसके नीतियों और कार्यक्रमों से प्रभावित होती है तो उसे चुनाव में विजय बनाती है, फिर उस दल की सरकार बनती है या उस पार्टी की सरकार बनती है और फिर वो अपने चुनाव पूर्व किए गए वादों के आधार पर सरकार का संचालन करता है। ये क्रम चलता रहता है। अगर सरकार का कार्यकाल अच्छा है तो फिर अगली अवधि में जनता उसे चुनती है, वरना सरकार बदल जाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मध्यकाल की, जब शासन का आधार जो था वो चुनाव या जनता की इच्छा नहीं था, बल्कि देवीय सिद्धांत के आधार पर चलता था और यह वंशानुगत या ताकत के बल पर दो ही सत्ता प्राप्ति का दो ही आधार था। या तो वंशानुगत आधार था, मतलब कि बाय बर्थ मेरे पिता राजा थे या राजा का बेटा फिर राजा बनेगा या राजा का उत्तराधिकारी जो उसके वंश से संबंधित होगा वह राजा बनेगा, या फिर ताकत के बल पर राजा को पराजित करके, शासक को पराजित करके उसकी गद्दी को हथिया लेना। तो इन्हीं दो आधारों पर सत्ता का परिवर्तन होता था। मोहम्मद बिन तुगलक भी राजा बना। इसके पहले तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी और एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। बंगाल विजय से लौटने के बाद उसके सम्मान में समारोह आयोजित किया जा रहा था। एक भव्य पंडाल का निर्माण करवाया गया था और कार्यक्रम के दौरान ही पंडाल के टूट जाने के कारण गयासुद्दीन तुगलक उसके अंदर दबकर मर गया था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर आया। तो तुगलक जब गद्दी पर आया तो जनता के सामने अपने शासन का आधार, अपने शासन की नीतियों, अपने शासन के कार्यक्रमों को सामने रखा। राजत्व सिद्धांत में यही होता है कि हमारी सरकार, हमारा शासन, हमारी गद्दी किस प्रकार चलेगी या हमारे शासन का वैधानिक आधार क्या होगा।
किस तरह के लोग हमारे शासन में हिस्सेदार बनेंगे, हमारे प्रशासन में किन नीतियों को, किन तथ्यों को जगह दी जाएगी, इन सारी चीज़ों का उल्लेख होता है। यह शासक की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किस नीतियों को या कार्यक्रमों को पसंद करता है या उसका सोच का आधार क्या है। यह बिल्कुल शासक के व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित होता है। इसका कोई दल, वंश या समय या किसी चीज़ से लेना देना नहीं होता है, बल्कि शासन के आधार को तय करने के लिए, जनता के सामने अपने शासन की वैधानिकता को तय करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों को रखा जाता है। प्रायः जब मजबूत शासक गद्दी पर आता है या ऐसी स्थिति जिसमें शासक बनने के पीछे जनता के मन में संदेह पैदा होती है कि यह साजिश के तहत या संदेह के वातावरण में शासक बना या पिछले शासकों से कुछ अलग करके सोचने वाले व्यक्ति जनता के सामने अपने राजत्व सिद्धांत को पेश किए, अपने दरबारियों के सामने अपने राजत्व सिद्धांत को रखा और अपने उसी सिद्धांतों के आधार पर, उसी सोच के आधार पर अपने शासनकाल को अंजाम दिया। जैसे बलबन ने राजत्व की घोषणा की थी, बलबन का राजत्व सिद्धांत हम लोग देख चुके हैं, या अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत। उसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत महत्वपूर्ण शासक है मध्यकालीन इतिहास का। बहुत सारे इतिहासकार इसे मूर्ख या पागल सुल्तान कहते हैं या सनकी बादशाह कहते हैं। बहुत सारे समकालीन इतिहासकारों ने इसकी अस्थिरता के कारण इसे पागल सुल्तान की संज्ञा दी है। लेकिन अगर गंभीरतापूर्वक विश्लेषण किया जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय के, अपने समकालीन सारे शासकों से काफ़ी आगे के सोच रखने वाला शासक सिद्ध होता है। स्वभाव में अधीरता या विचलन इतना अत्यधिक था कि यह किसी कार्य को अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया, लेकिन जिस कार्य को इसने शुरू किया उस कार्य के पीछे हम लोग देखें तो वो अपने समकालीन शासकों से सैकड़ों साल आगे की सोच रखने वाला शासक साबित होता है। तो बलबन का राज्यारोहण गयासुद्दीन तुगलक के मौत के बाद हुआ था। एक कार्यक्रम जो मोहम्मद बिन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक के सम्मान के लिए करवाया था, सम्मान समारोह, अभिनंदन समारोह करवाया था, और उसमें शासक की मौत हो जाती है, दुर्घटनावश मौत हो जाती है। तो इसमें संदेह का आधार उठता है मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर। हो सकता है कि यह दुर्घटना जानबूझकर की गई दुर्घटना हो या फिर इसमें कोई साजिश हो। तो इस संदेह के परिस्थिति में मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर आता है। मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी पढ़ा लिखा सुल्तान है जो धार्मिक कट्टरता में विश्वास नहीं करता है, बल्कि धार्मिक उदारता में विश्वास करता है। यह अपने शासन का बुनियाद जो है वो धार्मिक आधार पर नहीं रखता है, बल्कि बुद्धिवाद के आधार पर रखता है। मध्यकालीन शासकों की एक विशेषता रही कि अधिकांश शासकों ने शासक की बुनियाद को धर्म के आधार पर स्थापित किया या धार्मिक तत्वों का साथ लिया अपनी स्थिति कमज़ोर होने के बाद, या अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उलेमाओं का खुलकर सहयोग लिया। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक है जिसने उलेमाओं का उपहास उड़ाया, उसे अपने शासन में कोई जगह नहीं दिया, बल्कि बुद्धि के आधार पर, बुद्धिवाद के आधार पर अपने शासन कार्य को अंजाम दिया। इन सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग राजत्व सिद्धांत में करते हैं। बलबन का राजत्व सिद्धांत देवीय सिद्धांत पर आधारित था। अन्य शासकों की तरह उसका भी मानना था कि सुल्तान बनना ईश्वर की इच्छा है, इसलिए सुल्तान की आज्ञा ईश्वर की आज्ञा है, अतः उसका पालन करना चाहिए। और इस विश्लेषण में देखें कि बलबन का राजत्व सिद्धांत अपने दूसरे समकालीन शासकों से कोई अलग नहीं था। प्रायः सभी शासकों ने आधुनिक युग में भी जब देखे, ब्रिटेन के इतिहास में भी देखते हैं कि चार्ल्स और जेम्स ने अपने शासन के आधार को दैवीय इच्छा के आधार पर बताया है।
तो शासक यह मानते थे कि उनका शासक बनना यह ईश्वर की आज्ञा है और ईश्वर ने ही उन्हें शासक बनाया है, इसमें जनता की कोई भूमिका नहीं है। इसलिए उसकी आज्ञा को मानना मतलब सुल्तान की आज्ञा को मानना ईश्वर की आज्ञा को मानने के बराबर है और इसकी अवहेलना करना ईश्वर की अवहेलना करने के बराबर है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इस दैवीय सिद्धांत को अपनाया। इस दैवीय सिद्धांत के आधार पर यह घोषणा की कि वह सुल्तान ईश्वर की इच्छा से बना है। दूसरी बात उसका मानना था कि सुल्तान से ऊपर कोई नहीं है, मंत्री अधिकारी उसके अनुगामी या कर्मचारी मात्र हैं। मतलब कि सभी शक्तियों का स्वामी सुल्तान है, राज्य का सर्वोच्च है और सारी शक्तियाँ राज्य की सारी शक्तियाँ सुल्तान की इच्छा पर ही निर्भर है। जैसे फ्रांस में देखते हैं तो राजा कहता है कि मैं ही राज्य हूँ, मेरी इच्छा ही कानून है। मध्यकाल में भी यही बात थी कि सुल्तान यह कह रहा है कि सुल्तान से ऊपर कोई नहीं है, उसके सत्ता को चुनौती देने वाला कोई नहीं है, उसकी सत्ता में किसी का अधिकार नहीं है, सारी चीज़ें सुल्तान से नीचे है, राज्य की प्रभुसत्ता जो है वो सुल्तान में निवास करती है। अलाउद्दीन खिलजी भी यही कहता है कि राजा सर्वोच्च है, राज्य की सारी शक्तियों का स्वामी सुल्तान है। बलबन भी यही बात को दोहराता है कि राज्य की सारी शक्तियों का स्वामी सुल्तान है, शासक में ही सर्वोच्चता निवास करती है। अब देखें कि बलबन और अलाउद्दीन से थोड़ा अलग हटकर मोहम्मद बिन तुगलक यह विश्वास करता था कि जाति, धर्म और वंश के आधार पर प्रजा में विभेद करना उचित नहीं है, बल्कि राजकीय सेवाओं का आधार योग्यता होनी चाहिए, न कि कुलीनता। मध्यकाल की हम बात कर रहे हैं, जबकि यह आधुनिक युग की विशेषता है। आधुनिक काल में जब हम किसी सरकारी सेवाओं का चुनते हैं तो संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य जो है वो धर्म, वंश, जन्म, जाति, भाषा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक भी कहता है कि योग्यता ही राजकीय सेवाओं का आधार होना चाहिए। जाति, जन्म और वंश के आधार पर जनता में विशेषाधिकार का वह विरोध कर रहा है और उसने धर्म को राजनीति से अलग रखने का प्रयास किया। उसके नज़र में राजनीति अलग है और धर्म अलग है। धर्म का राजनीति में कोई स्थान नहीं है, बल्कि पहले से जो धर्म और राजनीति दोनों मिली हुई चल रही थी वहाँ इसने अपने आप को उससे अलग दिखाया। यहाँ तक कि उसने उलेमाओं को भी सामान्य प्रजा का अंग माना। मतलब केवल उलेमा जो धार्मिक वर्ग, मुस्लिम धार्मिक वर्ग के प्रधान माने जाते थे, जैसे हिंदू धर्म में पंडित होते हैं वैसे ही मुस्लिम वर्ग में उलेमा होते हैं, तो वो विशेषाधिकार की मांग करते थे। जैसे पंडितों को विशेषाधिकार मिला हुआ था, ब्राह्मण वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त था, वैसे ही उलेमा जो है वो धार्मिक प्रमुख होने के कारण विशेषाधिकारों पर जीते थे, विशेषाधिकारों का उपभोग करते थे। यहाँ बलबन ने विशेषाधिकारों को अलग कर दिया। उसने उलेमाओं को राजनीति में कोई स्थान नहीं दिया, बल्कि धर्म और राजनीति को ही अलग अलग कर दिया। उसने अपने राजत्व को बुद्धिवाद पर आधारित किया, मतलब बुद्धि को शासन का आधार बनाया, न कि धार्मिक दृष्टिकोणों के अपने शासन को संचालित किया। शासन में तुर्कों के अतिरिक्त भारतीय मुसलमानों और हिंदुओं को भी शामिल किया, क्योंकि पहले ही वह कह चुका है कि जाति, जन्म और वंश के आधार पर अपने प्रजा में विभेद नहीं करना चाहिए। और अलाउद्दीन खिलजी की तरह ही मोहम्मद बिन तुगलक भी विस्तारवादी नीति में विश्वास रखता था। राज्य का अस्तित्व तभी तक है जब तक उसका विस्तार होता रहे। इसी उद्देश्य के साथ उसने अपने राजत्व को भी निर्धारित किया था
कि राजा का उद्देश्य अपने राज्य का विस्तार होना चाहिए, अपने राज्य की रक्षा होनी चाहिए और शासक को हमेशा मजबूत होना चाहिए। तो जहाँ उसका राजत्व सिद्धांत बलबन और अलाउद्दीन खिलजी से बहुत सारी बातों में समानता रखता है, वहीं वह उससे अलग भी दिखता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह एक ऐसा मध्यकालीन शासक है जो अकबर से काफ़ी पहले ही अपने राजकीय सेवाओं में धर्म को आधार बनाया ही नहीं बल्कि योग्यता को आधार बनाया। अकबर में देखते हैं कि उसने अपने शासन को स्थिर बनाने के लिए हिंदुओं का सहयोग लिया, लेकिन उसने विशेषाधिकारों को चुनौती नहीं दी, योग्यता को तरजीह दिया, लेकिन अकबर ने भी विशेषाधिकारों को चुनौती नहीं दी। यहाँ यह मोहम्मद बिन तुगलक विशेषाधिकारों को चुनौती देता हुआ दिख रहा है, खासकर धार्मिक विशेषाधिकारों को यह चुनौती देता हुआ दिख रहा है और राजकीय सेवाओं में गैर मुस्लिम प्रजा को भी ले रहा है। विदेशियों को भी, जो विदेशी बाहर से आए हुए थे दूसरे इस्लाम में, तुर्क मतलब गैर तुर्क थे या हिंदू थे या भारतीय मुसलमान थे या अरब थे, उनको भी यह प्रशासन में अपना जगह देता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का राजत्व सिद्धांत इस मायने में अद्भुत है। दूसरे शासकों से यह शासक अलग दिखता है अपने इस सिद्धांत के कारण, और इसका शासनकाल मध्यकाल में विशेष रूप से पठनीय हो जाता है। इन्हीं गुणों के कारण यह भारतीय इतिहास में भी अपना स्थान पाता है। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर इस विषय को आगे बढ़ाते हुए हम लोग दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।